नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसी कि उम्मीद थी, बल्कि कहें जैसी कि आशंका थी, डर था, संदेह था कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल खतरनाक खेल खेलेंगे, वो उन्होंने शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल केंद्र और राज्य का झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य का झगड़ा किस लिए खड़ा करना चाहते हैं? वो ये क्लेम करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि राज्य स्वतंत्र इकाई हैं, केंद्र का उन पर कोई अधिकार नहीं है। ये बात इन शब्दों में वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं। दिल्ली में जैसा किया था वैसा ही पंजाब में, कि वादा कुछ किया चुनाव से पहले, चुनाव के बाद मुकर गए। दिल्ली में चुनाव से पहले वादा किया था कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाई और मुकर गए। इसी तरह से पंजाब में कहा था, जब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की थी और तमाम और जो फ्रीबीज की घोषणा की थी, तो पूछा गया पैसा कहाँ से आएगा, तो कहा कि 54,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार कम करके बचाएंगे। और आते ही घोषणा कर दी। अब देश भर में घूम के बोल रहे हैं कि हमने 10 दिन में पंजाब में भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया। तो अगर 10 दिन में भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया तो फिर 54,000 करोड़ रुपए बच गए। तो फिर तो आपके पास पैसा है, फिर 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव से पहले तो कहा था कि पहली कलम से पहला जो दस्तखत होगा उससे 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अब मालूम हो गया, पहले भी मालूम था, अब और अच्छी तरह से मालूम हो गया कि पैसा तो है नहीं। तो पैसा है नहीं तो क्या करेंगे? तो मान को भेजा। भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं वो आए प्रधानमंत्री से मिलने। पहली मुलाकात थी, कर्टसी कॉल थी। पहली मुलाकात में कहा कि पंजाब को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता चाहिए 2 साल तक, यानी 1 लाख करोड़ रुपए पंजाब को चाहिए। क्यों चाहिए ये तो नहीं बताया। कहा ये कि जो है पंजाब की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिए चाहिए, लेकिन चाहिए इसलिए कि हमने जो चुनाव में फ्री बीज का मुफ्त का जो नारा दिया था उसको पूरा करने के लिए हमको अलग से पैसा चाहिए। भगवंत मान ये मांगने गए प्रधानमंत्री से, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन उसके बाद जो खेल शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने, उनसे पूछा गया सवाल कि भाई भगवंत मान मांगने गए पैसा प्रधानमंत्री से, 1 लाख करोड़ रुपए 2 साल में मांग रहे हैं, तो ये कहाँ से क्यों दिया जाए? तो उन्होंने कहा वो तो पब्लिक का पैसा है, स्टेट का पैसा है, केंद्र के पास रखा है, वही मांगने गए थे। अब आप देखिए, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है। जानते हुए, एक भोजपुरी में कहावत है, बनल बौरहा, यानी जो नासमझ होने का नाटक करे। तो अरविंद केजरीवाल नासमझ होने का नाटक करके ये दिखाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सहित सारे मुख्यमंत्रियों को, देश के जितने वित्त मंत्री हैं, जो भी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, राज्य केंद्र संबंधों को समझते हैं, सबको मालूम है कि जब से जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई है उसमें दोनों केंद्र और राज्य टैक्स कलेक्ट करते हैं आधा आधा। स्टेट जीएसटी जिसको एसजीएसटी कहते हैं और सेंट्रल जीएसटी जो सीजीएसटी के नाम पर आप जो भी खरीदारी करते होंगे उसमें बिल में आपको दिखाई देता होगा, दोनों में बराबर बराबर अमाउंट जाता है। तो राज्य को आधा पैसा तो वहाँ से मिल जाता है। उसके अलावा केंद्र सरकार जो आयकर के रूप में और कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में इकट्ठा करती है उसमें से हिस्सा देती है। इसके अलावा 5 साल के लिए ये व्यवस्था हुई और ये संविधान संशोधन में जब जीएसटी लागू हुआ तो रखा गया कि 5 साल तक केंद्र सरकार, वैट चूँकि राज्यों का ख़त्म किया है और जीएसटी का सिस्टम लागू किया गया है, तो जो संभावित आय में डिफरेंस होगा, उनके रेवेन्यू में डिफरेंस होगा, उसको कंपनसेट करेगी। तो 5 साल से कंपनसेशन भी दे रही है। उसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार में वित्तीय संसाधनों के बंटवारे का, यानी रेवेन्यू के शेयरिंग का एक संवैधानिक व्यवस्था उसकी है, और वो करता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है तय करता है कि किस फॉर्मूले के आधार पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संसाधनों का बंटवारा होगा। सभी राज्यों के लिए समान है, किसी एक राज्य के लिए अलग से नहीं है। और उसका पालन कोई भी केंद्र में सरकार रही हो, चाहे जिस पार्टी की रही हो, वो पालन करते रहे, ये भी सबको मालूम है। और केंद्र सरकार
जो उसके पास टैक्स का पैसा बचता है, देखिए पहली बात तो ये कि कोई स्टेट ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसके राज्य से जितना रेवेन्यू मिला है वो सब का सब उसका है, 100% उसका है। दूसरी बात, केंद्र सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ये हिस्सा लेती है, वो केंद्र सरकार कोई मतलब प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री अपने दफ्तर या घर के अलमारी में नहीं रखते ला के कैश, कि जो भगवंत सिंह मांगने गए थे कि वो जरा अलमारी खोलिए और उसमें से निकाल के हमको दे दीजिए। केंद्र सरकार खर्च करती है वो रक्षा पर, केंद्र सरकार खर्च करती है आंतरिक सुरक्षा पर, केंद्र सरकार खर्च करती है रेलवे पर, रेलवे का नेटवर्क चलाने और उसको विकसित करने पर, रेल लाइन बनाने, विद्युतीकरण, तमाम चीज़ें हैं उन पर खर्च करती है, बंदरगाह बनाने पर खर्च करती है, एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है, हाईवे बनाने पर खर्च करती है। उसके अलावा सेंट्रल स्कीम्स हैं उनके लिए खर्च करती है। विदेश मंत्रालय का जो पूरा तंत्र है देश में और देश के बाहर, उस पर जो खर्च आता है वो केंद्र सरकार वहन करती है। ये सब खर्च के लिए केंद्र सरकार को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कहाँ से आएगा? केंद्र कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो बाहर से आई है। जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो सब राज्यों से ही होता है। और उसके अलावा केंद्र सरकार ये सब जो खर्च करती है, चाहे वेलफेयर स्कीम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेल हो, रोडवेज हो, रेल हो, हाईवेज हो, हवाई अड्डे हो, ये वेलफेयर स्कीम्स हो, जो भी खर्च करती है उसका फ़ायदा स्टेट्स को ही मिलता है। केंद्र अपने आप में कोई इस तरह की इकाई नहीं है जिस तरह से स्थूल इकाई राज्य हैं। तो इसलिए ये कहना कि हमारे राज्य का या किसी एक राज्य का या सब राज्यों का पैसा रखा हुआ है केंद्र के पास, वही मांगने गए थे, ये झगड़े की शुरुआत है। अब मान लीजिए कि इस फार्मूले को मान लिया जाए कि जो राज्य जितना पैसा कलेक्ट करता है, जो इकाई कलेक्ट करती है उसके पास रहे, तो फिर जो नगर निगम है, स्थानीय निकाय हैं जितने, वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सब उनको मिल जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि पिछले 6 साल में दिल्ली के जब 3 नगर निगम थे, अब तो ख़त्म कर दिए गए, एक बना दिया गया, तो उन नगर निगमों को जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत वो कितना पैसा देते थे। आज तक नगर निगमों का पैसा नहीं दिया। वो शख्स इस तरह की बात कर रहा है कि हमारा पैसा, केंद्र के पास पैसा किसका है? जनता का पैसा है, तो जनता के लिए खर्च करना है, मांगने गए थे। मतलब इस तरह की बात कोई जाहिल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। जिसको भी ज़रा सा भी, अर्थव्यवस्था की छोड़ दीजिए, जिसको व्यवहारिकता की जीवन में किस तरह से कारोबार चलता है इसकी समझ है, वो भी इस तरह की बात नहीं कर सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो इसलिए फिर से याद आता है कि जो कुमार विश्वास ने कहा था, कि उनसे कहा था अरविंद केजरीवाल ने, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो पंजाब के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो सपना उनका अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस तरह से उन्होंने पंजाब में खालिस्तानी तत्वों की आलोचना करने, उनसे दूरी दिखाने की कभी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि ये दिखाया, ये बताने की कोशिश की कि उनके करीब हैं। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद पर एक तरह से आतंकवादियों का समर्थन किया, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसके बारे में, उसमें जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसका मजाक उड़ाना, उसकी हंसी, वो दृश्य जो है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि वो लगता था कि जैसे रावण का दरबार सजा हुआ है। उसमें जिस तरह से राम की सेना का मजाक उड़ाया जाता था, अट्टहास लगता था, वो दृश्य था। तो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति खेल रहे हैं, जिस तरह का काम, देखिए राजनीति में आप अपने विरोधी की आलोचना करें, निंदा करें, उसको घेरने की कोशिश करें, इस सब में कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन एक सीमा रेखा होती है कि इसके आगे नहीं, और वो सीमा रेखा होती है नेशनल इंटरेस्ट की, राष्ट्रीय हित की। अगर आप राष्ट्रीय हित की सीमा रेखा को पार करते हैं तो इसका मतलब आपकी नीयत पर संदेह किया जाना चाहिए। आपकी नीति पर ही नहीं, आपकी नीयत पर भी संदेह होना चाहिए। और बात यह है कि अभी आने वाले दिनों में जो जो वादे किए हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पार्टी ने किया, अब सरकार आ गई है, सरकार उनको लागू करने की स्थिति में कतई नहीं है और वो लागू कर भी नहीं पाएगी।
मैं फिर से एक बार उस बात को दोहरा रहा हूँ कि 54,000 करोड़ भ्रष्टाचार से बचाना था, और गुजरात में कह के आए कि हमने 10 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो वो 54,000 करोड़ का क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब तो दें। केंद्र सरकार जो खर्च करती है उसकी स्क्रूटनी होती है सीएजी से, उससे पहले स्क्रूटनी होती है उसकी पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, संसद में चर्चा होती है, बजट पेश होता है, सब ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने होता है। अब सवाल ये है कि ये 54,000 करोड़ जो बचाया अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार समाप्त करके, आप लोग जो लोग दिल्ली में रहते हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हों तो आप ज़रा बताइए कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कब ख़त्म हुआ? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया? अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि दिल्ली में जैसे ख़त्म कर दिया, 10 दिन में देखिए हमने पंजाब में ख़त्म कर दिया। तो ये तो जादू की छड़ी है उनके पास। अरविंद केजरीवाल आते हैं और भ्रष्टाचार चला जाता है, और उनके मंत्री, उनके विधायक, अभी एक मंत्री जी के खिलाफ की संपत्ति जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच की है, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। शेल कंपनियां बनाकर जो है पैसा इधर उधर करने का जो है मामला सामने आ रहा है। इसी तरह से कई विधायकों के खिलाफ केस चले। तो वो अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। तो भाई वो कहते हैं ना, वचनम किम दरिद्रम, तो खाली बोलना ही अगर है, बोल के ही सब कर देना है, तो फिर उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। वो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, हमको जो है पूरी दुनिया का जिम्मा दे दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो आने वाले दिनों में आप देखते रहिए, वो लगातार समाज और देश के विरोध में जाएगी। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित से मतलब है। वो राजनीतिक हित अगर देश हित के विरोध में जाकर सजता हो तो उसके लिए वो तैयार हैं, उसमें उनको कोई संकोच, कोई गुरेज नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और चूंकि दिल्ली से बाहर एक और राज्य में सरकार आ गई है, अब उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाग गई है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। हर पॉलिटिशियन चाहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पार्टी जो है राष्ट्रीय बने, वो लोकसभा चुनाव जीते, उसकी सरकार केंद्र में बने, प्रधानमंत्री बने। वो इस सब में कोई बुराई नहीं है। सभी पार्टियां चाहती हैं, सभी पार्टियां करती हैं और सब कुछ करती हैं इसके लिए। लेकिन हर पार्टी, देश में जितनी भी पार्टियां हैं, वो एक सीमा रेखा का, एक लक्ष्मण रेखा का कभी उल्लंघन नहीं करती, और वो है नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इधर कांग्रेस ने शुरू किया है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उसको आगे बढ़ा रहे हैं। संसद में, लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उससे ये शुरू हुआ, उसकी शुरुआत हुई कि ये बताने के लिए कि भारत एक देश नहीं है, ये राज्यों का संघ मात्र है, और राज्य उसकी जो अंतिम परिणति है कि राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं। ये उस ओर जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, आप इन सब लोगों पर नज़र डालिए, ये सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नए नए आए हैं, और चूंकि कांग्रेस के अलावा वो तीसरी ऐसी पार्टी है जिसका एक से ज़्यादा राज्य में सरकार है जिसकी, इसलिए वो जल्दी में है, तेज़ी में है। उनको लग रहा है कि यही शॉर्टकट है ऊपर पहुंचने का। उनको मालूम नहीं है कि इस शॉर्टकट के चक्कर में जो भी जाता है उसका प्रारब्ध यही है कि वो नीचे आएगा। कब आएगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति की जो है हर जगह उसकी उपेक्षा होनी चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल उस अति की ओर बढ़ रहे हैं, उस अतिवाद की ओर बढ़ रहे हैं। 2 तमगे तो उन्होंने पहले से ही अपने को दिए हुए हैं। एक अराजकतावादी का कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूँ, खुद ही कहा उन्होंने। दूसरा अपने को स्वीट टेररिस्ट कहा। तो ये 2 तमगे तो दे चुके हैं, अब तीसरे के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।